साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का में। और खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7 लेकर के मैं हाजिर हूं अमित कुमार तेवतिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी टीकेश। प्रत्येक बार की तरह आज भी हम शुरू करेंगे वही प्रश्नों का सिलसिला और आप हमें उत्तर देंगे लाइव चैट के माध्यम से। साथियों, एपिसोड 6 की विजेता रही चंचल, प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि आप अपने मोबाइल पर YouTube में हमारा चैनल सर्च करें अमित कुमार तेवतिया और वहां लाइव चैट के माध्यम से आप खेलो खेल ज्ञान के कार्यक्रम में हमें उत्तर दे सकते हैं हमारे प्रश्नों के और जीत सकते हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7। हो सकता है कि आप प्रथम हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं कि सर जो प्रश्न आ रहे हैं, जो प्रश्नों के उत्तर हैं, वो प्रश्न स्क्रीन पर आने से पहले ही जो है शो होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको लगता है सबसे पहले जो प्रश्न का उत्तर है वो गूगल साइट पर जाता है, तब पहुंचता है निर्णायक मंडल के पास और उसी को नोट किया जाता है। यदि कोई बच्चा ऐसे प्रश्न का उत्तर देता भी है कि जो केवल तुक्का लगाने के लिए बैठा है, प्रथम केवल स्थान पाना चाहता है, तो साथियों आप चिंता ना करें, हम ऐसे बच्चे का आंसर काउंट ही नहीं करते। लेकिन अगर आप एक बार ठान चुके हैं कि आपको प्रथम आना है तो आप अवश्य आएंगे। केवल आपको खेलना है, मन से खेलना है, आपको अध्ययन करना है। सामान्य जितना भी जीके आप पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान के विषय में आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं खेलो खेल ज्ञान का कोई भी एपिसोड। मैं केवल इतना कहूँगा कि बुरे वक्त में लोग अपना पराया पहचान लेते हैं। बुरे वक्त में लोग अपना पराया पहचान लेते हैं और समंदर लांग जाते हैं जो एक बार ठान लेते हैं। तो जब ठान ही लिया है कि हमें जीतना है, हमें अपने जीवन की प्रत्येक परीक्षा को जीतना है, हमें किसी न किसी परीक्षा में अवश्य चयन लेना है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और हमारे साथ खेलते रहें खेलो खेल ज्ञान का। साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी क्योंकि जो हमारे प्रश्न होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही या तो हम आप तक पहुंचाते हैं, पुराने जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्न आपको सौंपते हैं, या नए प्रश्न जो बनाते हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टैंडर्ड को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आज के विजेता आप हों। इसी उम्मीद के साथ शुरू कीजिएगा खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7। तैयार हो जाएं क्योंकि कुछ ही क्षण में आप देखेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 का पहला प्रश्न। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस शहर को अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है? जी हां, भारत के किस शहर को अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जमशेदपुर। लाइव चैट के माध्यम से फटाफट शुरू हो जाइए, दीजिएगा आंसर कि कितने बच्चे जानते हैं कि भारत के दिए गए 4 विकल्पों में से किस शहर को हम जानते हैं अंतरिक्ष नगरी अर्थात स्पेस सिटी के रूप में। बताइएगा किस नगरी का नाम अंतरिक्ष नगरी है? भारत के किस शहर को बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या जमशेदपुर में किसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष नगरी? साथियों, सवाल आसान है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए। लाइव चैट में आंसर हमें सही मिल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और यही उम्मीद होती है कि आप खेलो खेल ज्ञान का प्रत्येक एपिसोड एक मन से खेलें, अपने इच्छा से खेलें ताकि आपका जो ज्ञान है वो बढ़े। आंसर हम तक पहुंच गए हैं और बहुत सारे बच्चे इस सवाल का लगातार हमें आंसर दे रहे हैं। लाइव चैट में हमें दिख रहा है कि धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं सब। वेरी गुड। अब आइए आपको सौंप देते हैं, बारी हमारी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और निर्णायक मंडल सजगता के साथ नोट कर चुका है उस बच्चे का नाम जिसने सबसे पहले उत्तर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान दें कि बेंगलुरु केवल अंतरिक्ष नगरी ही नहीं अपितु भारत का IT सिटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भारत का इलेक्ट्रिक नगर भी बेंगलोर, भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर, यह उपनाम है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के। यदि आप विकल्प बी मुंबई के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं 7 टापुओं का नगर।
हैदराबाद हीरा नगरी, भारत की हीरा नगरी हैदराबाद को बोलते हैं। जमशेदपुर को बोलते हैं भारत का पीट्सबर्ग, क्योंकि पीट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जिसे इस्पात की राजधानी कहा जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर जमशेदपुर इस्पात की राजधानी कहलाता है। इससे अधिक जानकारी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी वो कौन है? ऑप्शन ए सुषमा नाथ, ऑप्शन बी मिताली मधुमिता, ऑप्शन सी लीला सेठ, ऑप्शन डी फातिमा बीबी। दीजिएगा आंसर लाइव चैट में और जल्दी से आंसर दीजिएगा। बाद में आप कहते हैं कि साहब मैंने आंसर सबसे पहले दिया था लेकिन बाद में पहुंच रहा है। यह इंटरनेट की स्पीड की गलती होती है, ना कि हमारी। हम जो हमें शो होता है सबसे ऊपर उसी को नोट करते हैं। साथियों, केवल एक व्यक्ति निर्णायक मंडल में नहीं है, कई लोग हैं जो निर्णय लेते हैं कि फर्स्ट कौन है। फटाफट आप लाइव चैट में बने रहें, आंसर दें हमें कि कौन प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी उच्च न्यायालय यानी कि स्टेट हाई कोर्ट में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस लेडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सो प्लीज गिव द आंसर। सुषमा नाथ, मिताली मधुमिता, लीला सेठ या फातिमा बीबी। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं लेकिन जानते जरूर हैं क्योंकि आपके आंसर हमें मिल रहे हैं लगातार। बहुत अच्छे, बने रहिए हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7 इस समय आप खेल रहे हैं, हम साथ हैं। दीजिएगा जवाब साथियों, बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, लीला सेठ। लीला सेठ वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव सम्मान प्राप्त है किसी उच्च न्यायालय में। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीला सेठ भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। कुछ बच्चों के मन में फातिमा बीबी को लेकर के सवाल है, तो यहाँ ये भी आपको क्लैरिफाई करना जरूरी हो जाता है कि फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश इन सुप्रीम कोर्ट थीं, ना कि मुख्य न्यायाधीश। और आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में किसी भी महिला को मुख्य न्यायाधीश बनने का अभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली पुलिस परीक्षा का प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी श्रीनगर या ऑप्शन डी पुणे। जी हाँ, इन चारों शहरों में कौन सा एक शहर है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है? शायद जानते हैं बच्चे जिन्होंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा पहले दी है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल उनको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करें, बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और आप जुट जाएंगे अपने चयन लेने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। साथियों, जवाब हमें मिल रहे हैं, आंसर देने का तरीका वही 3A, 3B, 3C या 3D। कई बार बच्चे ए लिख देते हैं, कई बार बच्चा केवल ए लिखेगा, 3 नहीं लिखेगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब सही होने के बावजूद भी काउंट नहीं करते। अर्थात आप ध्यान रखें कि आपको जो जवाब देना है आप उस नियम को फॉलो करें, तभी आप निर्णायक मंडल की निगाह में आ जाएंगे, नजर में आएंगे और आपका जो जवाब है वो सही माना जाएगा। आंसर हम तक मिल गए हैं, अब बारी हमारी है कि आपको सौंप देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पटियाला। पटियाला ही वो शहर है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। तेल निर्यातक देशों का संगठन आपने सुना होगा, ओपेक, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो तेल का निर्यात करते हैं, उसका मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी नैरोबी या ऑप्शन डी वियना। चारों विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आप जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर तो दीजिएगा कि ओपेक का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? ओपेक इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वेरी गुड, सही जवाब मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कहां है ओपेक का मुख्यालय और आप केवल अपना जवाब देने के बाद ही
तसल्ली मत कर लीजिएगा कि हमने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। आप उस प्रश्न से जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं उनको ध्यान से सुना करें। केवल यहाँ प्रथम आना ही टेस्ट का एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि खेलो खेल ज्ञान का, अर्थात ज्ञान का इंक्रीजमेंट हो, ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो आप उससे जुड़ी हुई बातें सीखें। बारी हमारी है, बहुत सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं और सही जवाब जिन बच्चों ने दिया है वो है 4D। जी हाँ, वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और यहाँ आप ये जान लीजिएगा सन 1960 में 14 देशों का एक संगठन बना जिसे ओपेक बोलते हैं, और इसमें वो 14 देश थे जिन्होंने तेल को निर्यात करने के लिए एक समूह बनाया जिससे वो अच्छा दाम कमा सकें। और वहीं आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि इस समूह को छोड़ने वाले जो देश हैं उनमें सबसे पहले गैबन, और उसके बाद गैबन के बाद में छोड़ दिया इंडोनेशिया ने, और हाल ही में कतर, जिसने ओपेक की जो समूह था उसको छोड़ दिया है, जो ओपेक की मान्यता थी वो छोड़ दी है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि हाल ही में सबसे बाद में कौन सा देश है जिसने ओपेक से जो है त्याग पत्र ले लिया है, अलग हो गया है, तो वो कतर है। साथियों, जानकारी हम ले रहे थे ओपेक के विषय में। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। किस व्यक्तित्व का उपनाम मदीबा और टाटा है? लगता है पहली बार आप सुन रहे हैं। ऑप्शन लेंगे मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी सन्यात सेन, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी मैकियावेली। इन चारों अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में कौन है जिसे मदीबा और टाटा के उपनाम से भी जाना जाता था? मार्टिन लूथर, सन्यात सेन, नेल्सन मंडेला या मैकियावेली? जी हाँ, 5A, 5B, 5C, 5D। What will be the answer? क्या होगा? शाबाश, बहुत सारे बच्चे हमें सही जवाब दे रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन हैं और जो अभी अभी हाल ही में ऑनलाइन हुए हैं, जो लेट हो गए हैं, तो फटाफट आंसर दीजिएगा, बने रहें। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल शुरू से खेलने वाला ही प्रथम स्थान पा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीच से लगा है, यदि कोई बच्चा बीच में से आया है, यदि वो सबसे पहले आंसर देता है तो हो सकता है कि वह प्रथम पुरस्कार पाले। संभावना होती है कि अंतिम 10 के सवाल के लगातार यदि कोई पहले स्थान पे अपना उत्तर दे देता है तो वह भी प्रथम स्थान पा सकता है। साथियों, सही जवाब देने की बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, नेल्सन मंडेला ही वो व्यक्तित्व हैं जो 95 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने का गौरव जिन्हें प्राप्त है और हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय व्यक्ति हैं। साथियों, इससे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें भारत रत्न मिला, या उसके बाद में केवल नेल्सन मंडेला हैं जो भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए। इन्हें ही मदीबा और टाटा के उपनाम से जाना जाता है। साथियों, इन्होंने श्वेत अश्वेत को लेकर के, नस्लवाद टिप्पणियों को लेकर के एक आंदोलन चलाया और उनमें विजय हासिल की। नेल्सन मंडेला को दुनिया कभी नहीं भुला सकती। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। खंजर एक थल सेना युद्धाभ्यास है। अलग अलग देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं उनका नाम दिया जाता है, तो उन्हीं में थल सेना युद्धाभ्यास खंजर भारत का किस देश के साथ होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड या किर्गिस्तान। साथियों, इन चारों विकल्पों में आपको क्या लगता है कि कौन सा एक सही जवाब है कि खंजर भारत और किस देश की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं मिलकर के युद्धाभ्यास करती हैं और एक प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए, किसी भी संकट से जूझने के लिए हमेशा तैयार होती है भारतीय सेना। खंजर, यदि आप जानते हैं तो दीजिएगा जवाब। विकल्प आप पढ़ ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार हैं, बच्चों के आंसर भी हमें मिल रहे हैं। 6A, 6B, 6C, 6D। कुछ ही क्षणों में हो जाएगा निर्णय कि क्या उत्तर है सही। साथियों, आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और भारत की दोनों सेनाओं का जो युद्धाभ्यास है उसी का नाम है खंजर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 का 7वां प्रश्न। पवन की गति मापने के लिए प्रयोग होता है, कौन सा यंत्र है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी
पायरोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। 7A, 7B, 7C या 7D, कहां सहमत होते हैं आप, देखेंगे हम। वेरी गुड, 7A भी आंसर है, 7B भी है, C भी है और D भी है। अर्थात चारों विकल्पों में बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन सही जवाब केवल पल दो पल में ही आप तक पहुंचेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। बने रहें आप लाइव चैट में, जुड़े रहें हमारे साथ। आपका जुड़ाव, आपका स्नेह, आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बारी हमारी आपको सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जी हां, एनीमोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन यहां मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे ए ऑप्शन आपने दिया है जिसको आप करोनोमीटर हैं, तो इससे पानी के जहाज जो हैं उनके देशांतर मापे जाते हैं। जो ऑप्शन बी बैरोमीटर है, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर। और ऑप्शन नंबर सी आप जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर से हायर टेम्परेचर जो बहुत उच्च ताप होता है वो मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, वायु की गति, पवन की गति मापने के लिए प्रयोग होता है एनीमोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं आप और हम क्वेश्चन संख्या 8 के साथ। अमेरिका ने 1819 में फ्लोरिडा प्रांत किस देश से खरीदा था? ऑप्शन है रूस से, ब्रिटेन से, स्पेन से या अर्जेंटीना से। इन चारों देशों में किसके पास था फ्लोरिडा प्रांत, जहां आज अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है, जहां आज अमेरिका का अंतरिक्ष एक केंद्र है जहां से आकाश में अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं फ्लोरिडा से। तो बताइएगा वही फ्लोरिडा प्रांत अमेरिका ने किस देश से खरीदा? 8A, 8B, 8C, 8D। आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं और साथियों बताना है कि फ्लोरिडा प्रांत अमेरिका ने कहां से खरीदा। तो इसका सही जवाब अब हम आपको सौंपते हैं। सही जवाब है 8C, जी हां, स्पेन से। स्पेन ही वह देश है जिससे 1819 में अमेरिका ने फ्लोरिडा प्रांत खरीदा। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अलास्का है, जो अलास्का में सर्वोच्च चोटी है, ये जो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, वह अमेरिका के अंतर्गत है। और यह अलास्का खरीदा गया था रूस से और खरीदा था अमेरिका ने। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसी जानकारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का दूध वाला कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी जाधव पेयंग, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। यदि आप जानते हैं जवाब तो दीजिएगा, क्योंकि जो चारों नाम हैं महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम लिखे गए हैं। चारों का संबंध कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व से है जो महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। बताएंगे आपको, लेकिन आप सबसे पहले बताएं कि भारत का दूध वाला कौन है? वर्गीस कुरियन, जाधव पेयंग, MS स्वामीनाथन या राजेंद्र सिंह? आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे, शाबाश। और लाइव चैट में आंसर जल्दी दीजिएगा। साथियों, कभी कभी ये लगता है कि लाइव चैट में आपके फ़ोन में लगेगा कि आप सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब तक आंसर हमारे पास आता है तो आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिनके उत्तर हम तक आ जाते हैं। यहाँ नैरो सेकेंड्स में जो आंसर है उसका असर दिखता है। केवल ये नहीं है कि यदि आप आंसर 10:24 पर दे रहे हैं तो 10:24 पे कम से कम 20 बच्चों का आंसर होगा। हम वहाँ मिनट में हिसाब नहीं लगा सकते हैं, बहुत नैरो सेकंड्स का डिफरेंस होता है। तो आप जल्दी आंसर दीजिएगा। और सही जवाब हमें बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बारी हमारी है। आइए आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्गीस कुरियन। जी हाँ, वर्गीस कुरियन वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। परंतु श्वेत क्रांति को जब धीमा होते हुए वर्गीस कुरियन ने देखा तो उसी में जोड़ दिया ऑपरेशन फ्लड, जो कि श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए था। और तभी भारत के अंदर दूध की गंगा बही, और ऐसी गंगा बही कि आज विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम पहले स्थान पर हैं। हिंदुस्तान दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश भारत
भारत में पहले नंबर पर है। साथियों, वही वर्गीस कुरियन जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है दूध दिवस के रूप में। और साथियों, वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर ही हम मनाते हैं दुग्ध दिवस, अर्थात 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भारत का संवैधानिक दिवस अर्थात विधि दिवस। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि जो जाधव पेयांग आप इस समय ऑप्शन बी में पढ़ रहे हैं, इनको भारत का वन पुरुष कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन का नाम कोई नहीं भूल सकता हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यही जनक हैं भारतीय हरित क्रांति के। और राजेंद्र सिंह, जिन्हें आप ऑप्शन डी पर पढ़ रहे हैं, ये भारत के जल पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्येक प्रकार से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। द प्रिंस सुना होगा आपने, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक द प्रिंस, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। इन चारों राइटर्स में, चारों महान व्यक्तित्व में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, आपको बताना है कि द प्रिंस के लेखक कौन हैं। द प्रिंस प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति शास्त्र के विषय में है, लिखी गई। किसने लिखी है? दांते, रूसो, मैकियावेली, स्टीफन हॉकिंग। यदि जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। 10A, 10B, 10C, 10D। वेरी गुड, आपके उत्तर हमें लगातार मिल रहे हैं साथियों, बहुत अच्छे, आप खेल रहे हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं आपके साथ और आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मैकियावेली इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने लिखी द प्रिंस, इसका संबंध है राजनीति शास्त्र से। और वहीं हिंदुस्तान में राजनीति शास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा चाणक्य ने, और चाणक्य को इसीलिए कहा जाता है भारत का मैकियावेली। कारण है तो अवश्य बताया जाएगा। दांते की जो प्रसिद्ध पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, नाम ना भूलें क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? साथियों सुना होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। जी हाँ, इन चारों राज्यों में कौन सा एक राज्य है जिसमें ओणम मनाया जाता है? 11A, 11B, 11C, 11D। आपके लगातार आंसर हमें मिल रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से। साथियों जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि आप हमें लाइव चैट में आंसर दे सकते हैं। करना केवल आपको इतना है कि आप अपने मोबाइल के YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर अमित कुमार तेवतिया टाइप करें, आपका YouTube चैनल जो खुलेगा सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले जो हमारी वीडियो चल रही है खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7, इसके आप 11वें प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आप हमें टाइप करें 11A, 11B, 11C, 11D। साथियों आप शामिल हो जाएंगे हमारे खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 में। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि निर्णायक मंडल ने क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब दिया है वो है ऑप्शन बी अर्थात केरल। और किसका नाम लिखा है ये आपको बता दिया जाएगा कम्युनिटी टैब के द्वारा। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 लाइव चैट में लगातार आपके आंसर में जवाब मिल गया है। केरल जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका ठीक है, लेकिन जो ओणम पर्व है केवल एक दिन का पर्व नहीं है। अगर आप जानते नहीं है तो सुन लीजिएगा, लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। राजा महाबली के आगमन की तैयारी होती है। हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दीपावली का उत्सव कैसा होता है, उसी प्रकार से केरल में भी उत्सव मनाया जाता है दीपावली पर। जैसे हम यहाँ रंगोलियाँ सजाते हैं, ऐसे ही केरल में अथापू सजाया जाता है और मनाया जाता है प्रमुख त्योहार ओणम। बढ़ते हैं आगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। हरित स्वर्ण के रूप में जाना जाता है हरा सोना। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी घास का मैदान। बताइए आप कि भारत में किसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? धान, खाद्यान्न, बांस या घास का मैदान? वेरी गुड, सभी बच्चे शायद जानते हैं क्योंकि सब बच्चे आंसर हमें सही दे रहे हैं। लगातार आंसर हम तक पहुंच रहा है 12A, 12B, 12C, 12D। केवल थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इसके बाद आपको बताएंगे क्या सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का।
लाइव चैट में आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं साथियों, देते रहिएगा जवाब। और अब बारी हमारी है, आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बांस। बांस का पौधा ही, बांस ही कहलाता है हरा सोना। कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि चाय को भी हरा सोना कहा जाता है, तो पुस्तकों में पहले चाय को ही हरा सोना हमने भी पढ़ा है, लेकिन हाल ही में सरकार ने विधेयक लेके आई है संसद में और विधेयक में पारित किया है कि जो हरा सोना है वो बांस को कहा जाएगा, क्योंकि बांस के उत्पादन से पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा मिलता है, विकास होता है देश का। और आप जानते हो तो बांस एक घास होती है और साथियों यह बायोलॉजिकल है कि सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला घास का पौधा है तो बांस। इतनी जानकारी बहुत होती है क्वेश्चन 12 के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखें। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जी हां, ध्यान से सुन लीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 11 अक्टूबर और डी 7 दिसंबर। यदि आप जानते हैं जवाब कि हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं तो साथियों आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 में बने रहें हमारे साथ और दीजिएगा जवाब। और यदि नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है सही जवाब। 13A, 13B, 13C, 13D हो सकता है कोई भी आंसर। सौंप दें, शायद आपको भी इंतजार रहता है, केवल आप अपने उत्तर देने के बाद ही इंतजार करने लगते हैं कि क्या जवाब होगा सही। तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर। जी हाँ, 5 अक्टूबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। जबकि यदि हम केवल भारत की बात करें तो भारत में 5 सितंबर को एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में, जो कि अध्यापक थे, वह भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल गर्ल्स डे जो है, बालिका दिवस जो है वो हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। और 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र झंडा दिवस भारत के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको सौंपते हैं खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 का अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अर्थात फ्रिज में जो ठंडा करने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑप्शन ए मेफ्रॉन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑर्गन। इन चारों विकल्पों में बताइएगा कौन सा एक विकल्प ठीक है जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं गैस का। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मेफ्रॉन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑर्गन। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं 14A, 14B, 14C, 14D। साथियों जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो सही जवाब देते हैं, बच्चे हमें सही बताते हैं। आप हमारी वीडियो को लगातार जब देखते रहते हैं तो उस समय आप लाइक नहीं करते हैं, एक बार आप लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि गेम खत्म होने के बाद में फिर आप सीधा मोबाइल बंद कर देते हैं और वह लाइक नहीं हो पाता है। वीडियो शुरू होने से पहले प्रत्येक गेम के जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसमें आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें, लिंक शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये भी बताना हमें ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा है या हमें किस पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा लेने चाहिए, करंट अफेयर्स ज़्यादा होना चाहिए, संवैधानिक प्रश्न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की तो वहाँ संविधान और IPC महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बारी हमारी आपको सौंपते हैं ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मेफ्रॉन गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रकाश प्रकीर्णन का, ऑप्शन बी प्रकाश अपवर्तन का, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन का या ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चारों विकल्पों में यदि आप जानते हैं, आपने भौतिक विज्ञान में आपका इंटरेस्ट रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो हमें सभी विषय पढ़ने होते हैं। यह प्रकाश जो अध्याय है वहीं से प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना
उदाहरण है। किसका है? प्रकाश प्रकीर्णन का है, प्रकाश अपवर्तन का है, प्रकाश परावर्तन का है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है? दीजिएगा साथियों आंसर, बने रहें हमारे साथ। ऑप्शन 15A, 15B, 15C, 15D, इन चारों में कौन सा विकल्प आप चुनते हैं हमें पता लगता है। और यदि आप सही जवाब नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि तारों का टिमटिमाना उदाहरण है, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। सही जवाब आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अपवर्तन का। जी हाँ, तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। और प्रकीर्णन आप जानते हैं कि प्रकाश का चहुं ओर फैल जाना और आसमान का नीला दिखाई देना भी प्रकाश प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। यहाँ ये भी बता दें कि जो अंतरिक्ष वैज्ञानी होते हैं, यदि वो अंतरिक्ष में हैं, जा रहे हैं, तो उनको जो आकाश है उसका रंग काला दिखाई देता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तापमान कम होने पर अक्सर सर्दियों में शीत प्रदेशों में जल के पाइपलाइन फट जाते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है घनत्व का बढ़ना, ऑप्शन बी है आयतन का बढ़ना, ऑप्शन सी है आयतन का घटना, ऑप्शन डी है घनत्व का घटना। प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा, आराम से समझ के जवाब दें कि सर्दियों में जो ऐसे प्रदेश हैं जहां का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, जहां बहुत सर्दी होती है, तो वहां जो पाइपलाइन होती हैं जिनके माध्यम से पानी गुजरता है वह सर्दियों में फट जाती हैं। इसका कारण क्या मानते हैं? कि जल का घनत्व बढ़ना, आयतन बढ़ना, आयतन घटना, घनत्व घटना। साथियों उदाहरण पूछा जाता है, फिक्स से है यह प्रश्न भी, दीजिएगा जवाब। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7 आप इस समय खेल रहे हैं और बहुत जल्द हमारी जो श्रृंखला है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हमने शुरू किया था खेलो खेल ज्ञान का तो उम्मीद नहीं थी कि हम इस खेल को बहुत लंबा खींचेंगे, लेकिन अब लगता है कि जब आपका स्नेह हमें मिलता है, आपका जो एक मार्गदर्शन के रूप में उत्साह हम तक पहुंचता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम एपिसोड लगातार जारी रखें। साथियों जानकारी आपको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्योंकि आपके आंसर लाइव चैट के माध्यम से हम तक पहुंच गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, आयतन का बढ़ना, क्योंकि जल का जो आयतन है वो जमने पर बढ़ जाता है। जैसे जैसे तापमान कम होगा तो आयतन बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार आयतन के बढ़ने से जब जल को अधिक जगह चाहिएगी तो वो पाइपलाइन फट जाते हैं। तो क्या किया जाता है? पाइपलाइन को सर्दियों में पूरा ना भर के कम चलाया जाता है, उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो कम रखी जाती है, जिससे आयतन बढ़ने पर भी पाइपलाइन ना फटे। क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। जो चारों विकल्प लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, उनमें आपको बताना है कि निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी स्वर्ण और ऑप्शन डी सीसा। इन चारों धातुओं में वह कौन सी धातु है जिसमें जो विद्युत है वो बहुत कम नगण्य गुजरती है? यानी कि वी आर आस्किंग द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एक हीन चालक है? आपने सुना होगा, एक होता है गुड कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर, एक है बैड कंडक्टर। तो यहाँ हम बैड कंडक्टर के विषय में बात कर रहे हैं कि कौन है जो हीन चालक है, जो सबसे कमजोर चालक है। लोहा है, सिल्वर है, स्वर्ण है या सीसा है? क्वेश्चन नंबर 17 पर इस समय आप हैं। बहुत जल्द आनंद के साथ खेलें, मन के साथ खेलें, पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार से 50 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं। साथियों 17A, 17B, 17C, 17D करके आप आंसर दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है आप हमें जवाब जरूर दें। और आंसर मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सही जवाब जानते हैं, कुछ बच्चे भ्रमित हैं जो सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन पढ़ के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। परीक्षा में भी यही होता है, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेहनत से आप टेस्ट दें। आइए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, सीसा, पीबी, जिसे हम लेड बोलते हैं। यह बैड कंडक्टर है और जो लोहा, सिल्वर, स्वर्ण ये बेस्ट तो नहीं है लेकिन अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन जब हाँ बात करें सिल्वर की तो चांदी पहले नंबर का है।
सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो चांदी है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो तांबा आता है और फिर एल्यूमिनियम आता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें एक कौन सी ऐसी गैस थी जो कारण बनी भोपाल गैस त्रासदी का? कुछ बच्चे हैं जो भोपाल गैस त्रासदी के विषय में नहीं जानते हैं, तो उन्हें बताया जाएगा। पहले आप इस बात का जवाब दें कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई, जो दुर्घटना थी, वह 1984 में हुई, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? 18A, 18B, 18C या 18D? क्या सोचते हैं आप? दीजिएगा जवाब। सही जवाब भी हम तक पहुंच रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा। आप खेल रहे हैं हमारे साथ खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7। आइए बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने दिया है वेरी गुड, जो नहीं जानते वो सीखें। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ही वो गैस है जिसके कारण 1984 में भोपाल में एक कार्बाइड फैक्ट्री थी, जिसके अंतर उर्वरक बनाया जाता था। फर्टिलाइजर्स कंपनी थी जिसमें कार्बाइड फर्टिलाइजर्स कार्बाइड फैक्ट्री थी, जिसमें बॉयलर फटने से जो गैस निकली वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, और जिससे वहाँ आसपास के कई किलोमीटर में लोग मारे गए, जिनमें सांस की दिक्कत हुई या अंधे हो गए, और आने वाले कई वर्ष तक लोगों ने बहुत अधिक परेशानियों का सामना किया। 1984 की यह महत्वपूर्ण एक दुर्घटना है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। और आप विशेष जानकारी यहाँ ये मैं देना चाहूँगा कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मारे गए व्यक्तियों को शहीद का दर्जा मिला, और आज उनके परिवार को वही सहूलियत दी जाती है, वही सुविधाएं दी जाती हैं जो एक शहीद के परिवार को दी जाती हैं। यह महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 3 दिसंबर 1984 में यह घटना घटित हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। दूध का रंग सफेद होने का कारण क्या है? प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा। दूध का रंग सफेद होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन और ऑप्शन डी कैरोटीन। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है जिसके कारण दूध का रंग श्वेत होता है? दीजिएगा जवाब। 19A, 19B, 19C या 19D? क्या सोचते हैं साथियों? भाई लगता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। लाइव चैट में बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, और हम भी नोटिस करते जा रहे हैं कि कौन कौन बच्चा है जिसने सही जवाब दिया है। यहाँ आप प्रश्न को खोल करके किसी भी प्रश्न को आप देखें तो उसके नीचे उसी प्रश्न का चैट आएगा। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपका जो उत्तर था वो किस स्थान पे था, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है। आप स्वयं भी चेक करें कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, केसिन। केसिन एकमात्र दुनिया का ऐसा प्रोटीन है, जानकारी सुन लेना, दुनिया में केवल केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता, केवल दूध में होता है। सुना होगा केसिन, पेप्सिन। तो साथियों केसिन केवल दूध के अंदर होता है और इसी की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मीठापन होता है। जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है जो कैरोटीन है, कैरोटीन की वजह से दूध का रंग पीला होता है। आपने देखा होगा जो गाय का दूध है उसमें पीलापन होता है, उसका जो मक्खन है वो भी पीलापन होता है, जो उसमें घी निकलता है वो पीला रहेगा, जबकि जो भैंस का दूध है वो उसका सफ़ेद है और जो घी निकलेगा वो भी सफ़ेद होता है। तो यह कारण है केसिन और कैरोटीन। आगे बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? HCl। ऑप्शन ए आमाशय में होता है, स्टोमक में। ऑप्शन बी है छोटी आंत में है।
ऑप्शन सी है बड़ी आंत में है, ऑप्शन डी यकृत में। आपको बताना है कि शरीर के किस अंग में HCl का निर्माण होता है। दीजिएगा जवाब, क्योंकि HCl महत्वपूर्ण योगदान देता है पाचन क्रिया में और हमारे शरीर में भोजन के साथ पहुंचे गए जो खतरनाक बैक्टीरियाज हैं उनको समाप्त करता है HCl, और भोजन के पाचन क्रिया के माध्यम को अम्लीय बना देता है। बताइएगा HCl शरीर के किस भाग में, किस अंग में बनता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? सही जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें सही जवाब दे रहे हैं। बारी हमारी है कि हम आपको सौंप दें क्वेश्चन 20 एपिसोड 7 का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आमाशय में, स्टोमक में निर्माण होता है HCl का। साथियों, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है कि लगातार हमारे छात्रों की कमेंट्स आ रही हैं, शिकायत कर रहे हैं कि सर आपने जो है हिंदी की क्लासेस जो हैं वो भी पूरी नहीं कराई हैं। बिल्कुल आप इस बात से बेफिक्र रहें, क्योंकि अभी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बिल्कुल हमारे सर पर नहीं है। आपसे वादा किया था कि जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आने से पहले ही संपूर्ण हिंदी आप हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमने 5 से 6 अध्याय तक अपनी प्लेलिस्ट में आपको सौंप दिए हैं, आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और बहुत जल्द हम अगली क्लास हिंदी की आपको लेकर के जरूर आएंगे। आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, हमें बहुत अच्छी तरह याद है और हम वादा निभाना जानते हैं। तेवतिया कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कोचिंग के लिए जब आपका मन करे, खुला हुआ दरवाजा कभी चले आइए। निश्चित रूप से आपकी सफलता में बहुत छोटा सा सहयोग हमारा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विश्वास रखें और मेहनत से पढ़ें, परिश्रम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्वेश्चन संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक किस बिंदु पर एक समान होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। देना है जवाब कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक किस पॉइंट पर इक्वल होता है। आप आंसर दे सकते हैं 21A, 21B, 21C या 21D। साथियों, बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव चैट में ऐसे हैं जो जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि उन्होंने आंसर सबसे पहले दिया है या सेकंड नंबर पे दिया है। आप चिंता ना करें, तो उसका जवाब, उसका परीक्षण करने के लिए निर्णायक मंडल हमारे साथ रहता है और 1 घंटे के बाद हम अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं। सही जवाब हमें मिला है, आइए आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, -40 डिग्री सेल्सियस ही वो बिंदु है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। एशिया का एकमात्र भालू राष्ट्रीय उद्यान जो दरोजी अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी सिक्किम। साथियों, आप जवाब दें हमें कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब 22A, 22B, 22C या 22D लिखें, और वही प्रश्नों के उत्तर काउंट होते हैं जो हमें सही लिखे होते हैं, सही प्रकार से प्राप्त होते हैं, और हम उठा लेते हैं उनमें उस बच्चे का जवाब जिसने दिया होता है सबसे पहले। राजस्थान, कर्नाटक, केरल या सिक्किम कौन सा एक राज्य है जहां एशिया में ही केवल एक भालू राष्ट्रीय उद्यान जो दरोजी के नाम से है? दरोजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है? आप जवाब दें। और बहुत सारे बच्चे राजस्थान जवाब दे रहे हैं, कुछ कर्नाटक दे रहे हैं, केरल और सिक्किम के रूप में भी हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। बारी हमारी है कि हम आपको खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 के क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब अब सौंप दें। आइए नोटिस कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, विकल्प बी ही सही जवाब है, अर्थात कर्नाटक में ही एशिया का एकमात्र भालू के संरक्षण के लिए दरोजी भालू राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं आगे और देखें अगला प्रश्न 23। भगवा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन वृद्धि से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और विशेष जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई है जो आपको मैं सौंपूंगा, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इस प्रश्न के जवाब के बाद। भगवा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन वृद्धि से है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी पनबिजली, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी गौ संरक्षण। काउ कंजर्वेशन या सौर ऊर्जा, पनबिजली या पवन ऊर्जा, किसके उत्पादन में वृद्धि करने से भगवा क्रांति आरंभ की गई है? 23 ABCD के रूप में हमें आंसर मिल रहे हैं, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, इसी के लिए लेकर के हम हाजिर होते हैं खेलो खेल ज्ञान का। हम बताएंगे आपको कि क्या है सही जवाब, लेकिन पहले देख तो लें कि कितने बच्चे हैं जो सही जवाब देते हैं। साथियों 23 ABCD चारों विकल्पों के रूप में हम तक पहुंच रहे हैं और हम आपको बताएंगे 23 का सही जवाब। नोट कर लें, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उत्पादन पर विशेष जोर दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और विशेष जानकारी की बात कर रहा था तो आप सुन लीजिएगा कि वर्ष 2014 में यह पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे, शपथ ली, तो उन्होंने एक तिरंगा क्रांति का आरंभ किया। तिरंगा क्रांति, कितने रंग होते हैं तिरंगा में? कितने रंग होते हैं हमारे झंडे में, बताएंगे आप? 3? नहीं, सही जवाब है 4। जी हाँ, लोअर PCS उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछा जा चुका है। उन चारों रंगों को लेकर के अलग अलग क्रांतियां शुरू हुई। अगर हम सबसे पहले बात करें जो यहां लिखा हुआ है भगवा, तो यह सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने से थी। यदि हम बात करें जो श्वेत रंग है, तो श्वेत रंग का उद्देश्य था मवेशी संरक्षण। अगर हम बात करते हैं हरे रंग की, जिसका तात्पर्य नरेंद्र मोदी जी ने क्रांति को लेकर किया, तो वह था प्रोटीन युक्त दालों के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और जो चौथा रंग है, जो नीले रंग का जो चक्र है, जिसके अंदर 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे प्रगति के मार्ग पे अग्रसर रहने को प्रेरित करती हैं, जिसका रंग नीला है, वह था स्वच्छ जल के संरक्षण के लिए। हमारे झंडे के चारों रंग 2014 में तिरंगा क्रांति के अंतर्गत अलग अलग इनसे जो है क्रांतियां शुरू हुई, जिनमें भगवा रंग यहां पूछा गया था जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। झारखंड की प्रसिद्ध जादू गोड़ा खान जानी जाती है? ऑप्शन ए कोयला उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी यूरेनियम उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी लोहा उत्पादन के लिए, या ऑप्शन डी तांबा उत्पादन के लिए। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में फेस किया है आपने। तो बताएं कि जादू गोड़ा खान क्यों जानी जाती है? झारखंड की प्रसिद्ध जादू गोड़ा खान। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लाइव चैट के माध्यम से हमें जो उत्तर दे रहे हैं वो 24 ABCD में क्या है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण क्यों है? आपके आंसर लगातार हमें मिल रहे हैं। बारी हमारी है, अब हम आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, विकल्प बी अर्थात यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। साथियों, विशेष इसलिए है कि भारत के अंदर यूरेनियम जैसी महत्वपूर्ण धातु की एकमात्र प्रसिद्ध खान जादू गोड़ा ही है, क्योंकि और भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यत्र कहीं यूरेनियम प्राप्त नहीं होता। यूरेनियम के लिए हम समझौता करते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से। आशावादी धातु जिसे कहा गया, जो महत्वपूर्ण धातु है, यूरेनियम केवल झारखंड में प्राप्त होती है और वह भी जादू गोड़ा खान में। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 2019 में प्रस्ताव पारित हो गया। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? ऑप्शन ए 15 जिलों से, ऑप्शन बी 14 जिलों से, ऑप्शन सी 13 जिलों से, ऑप्शन डी 12 जिलों से। दीजिएगा जवाब कि गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर होगी, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा,
यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जोड़ता है, या पूछा जाए कि कितने जिलों से गुजरता है, तो साथियों जवाब दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2019 में प्रस्ताव पारित हुआ और काम शुरू। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जिले, 14 जिले या 13 जिले या 12 जिले, कितने जिलों से गुजरता है यह एक्सप्रेसवे? और आंसर आ रहे हैं, शायद बच्चे जानते हैं, कुछ तो अवश्य ही जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों को जोड़ता है। 15 जिलों से गुजरता है या 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा एक्सप्रेसवे? आपके जवाब लगातार लाइव चैट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम भी नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले किस बच्चे ने सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 25 का। अब हम बता दें, अगर आपके जवाब पूरे हो गए हों, अगर लाइव चैट में कोई बच्चा नहीं है जिसका जवाब रह रहा है, तो हम बता देते हैं, आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। जी हाँ, नोटिस कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात 12 जिले। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से मेरठ से लेकर के जो प्रयागराज तक जाना है, जी हाँ, गंगा के किनारे किनारे बनेगा, इसीलिए नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर एंड दैट इज द मैक्सिमम लेंथ इन होल वर्ल्ड ऑफ एनी एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं, देखें आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 7 का। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में सवाल आया कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं या महात्मा गांधी, यह किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर है, ऑप्शन बी कृष्णा, सी शरावती नदी और डी तुंगभद्रा। इन चारों नदियों में कौन सी नदी है जो निर्माण करती है भारत के सबसे ऊंचे झरने जोग गरसोप्पा का? अरे वाह, सभी बच्चे आंसर जानते हैं, शायद सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आंसर आने शुरू हो जाते हैं, केवल प्रश्न देखा कि जवाब आने शुरू हो गए। बहुत जल्दी करते हैं बच्चे। 26A, 26B, 26C और 26D, चारों ही जवाब आ रहे हैं। कैसे होगा निर्णय, दीजिएगा फटाफट कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग गरसोप्पा, या जिसे महात्मा गांधी झरने के नाम से भी जाना जाता है, यह किस नदी पर है? सही जवाब बता दें, सही जवाब है 26 का ऑप्शन नंबर सी। जी हां, शरावती नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचे झरने गरसोप्पा का निर्माण करती है। यही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी परीक्षा में पूछा गया था और वहीं से प्रश्न लिया गया है। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7 केवल कुछ ही समय बाद आप इस खेल से मुक्त हो जाएंगे। लगे रहिएगा, परीक्षा की तरह लें इसको और देखें क्वेश्चन नंबर 27 अपनी स्क्रीन पर। विश्व भूगोल से प्रश्न है कि ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया जैसे मरुस्थल कहाँ हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताएं आप कि किस जगह ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया जैसे महान मरुस्थल हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हिस्सा बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का। और यदि आप इनके सही जवाब जानते हैं तो आपका चयन होता है किसी न किसी सेवा में, जहां आप जाकर के अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं और साथ साथ अपने परिवार की आशाओं पर खरा उतरते हैं। ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ हैं? 27A, 27B, 27CD, जो भी आपका जवाब है आप लाइव चैट के माध्यम से हमें उत्तर दें। वेरी गुड, बने रहिए हमारे साथ और प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे बिल्कुल ना भूलें, अपने आप आ जाया करें हमारे चैनल पर लाइव चैट में, ताकि आप खेलो खेल ज्ञान का प्रत्येक एपिसोड का हिस्सा बने और यह महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ विशेष जानकारी के साथ कम से कम 100 सवाल ले जाएं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपके बहुत सारे जवाब हम तक आ गए हैं साथी, अब हम सौंप देते हैं आपको जो सही जवाब है। जितने बच्चों ने दिया है अब वो देख लें और निर्णायक मंडल ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि सही जवाब यहाँ है 27D। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है जहाँ ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया जैसे मरुस्थल हैं।
आपकी स्क्रीन पर भारतीय इतिहास का क्वेश्चन नंबर 28। किस मुगल बादशाह के पुत्रों का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेर शाह। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप आराम से प्रश्न का हल निकाल पाएंगे कि किस मुगल बादशाह के पुत्रों का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेर शाह? साथियों, आपके जवाब मिल रहे हैं हमें लाइव चैट के माध्यम से, और हम इंतज़ार करते हैं कि कब आपका जो समय है वो यहाँ समाप्त होता है उत्तर देने का, क्योंकि आप 28A B C D के माध्यम से हमें दे सकते हैं जवाब कि ऐसा कौन सा मुग़ल बादशाह रहा है तो जिसके पुत्रों का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ। बारी हमारी है, आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, अकबर। महान अकबर ही थे जिनके पुत्र का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि अकबर के पुत्र जो थे नवजात शिशु जन्म लेने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो यहाँ शेख सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित था, उन्हें जो है धार्मिक गुरु मानता था अकबर। तो उनकी दरगाह में जब प्रसव होता था, उनकी पत्नी का बच्चे का जन्म देने का समय होता था, तो वहाँ दरगाह में ले गई और वहीं शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ उनके पुत्र का। और इसी से प्रभावित होकर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जिसे जहांगीर की उपाधि दी गई। यहाँ जो शेर शाह विकल्प है उसका मुग़ल बादशाह के पद से कोई लेना देना नहीं है, यह सूर्य वंश से संबंधित था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, 3 विकल्प आपके पास थे, सही जवाब अकबर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए मलिक अंबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी मलिक काफूर। जी हाँ, दीजिएगा जवाब कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस सेनापति ने ध्वस्त कर दिया था और 100 दिन तक लगातार आग जलती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अनेकों ऐसे पुस्तकालय में रखे हुए हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ जो स्वाहा हो गए और पुनः उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसा महान सनातन धर्म जिसके पवित्र ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जलकर राख हो गए, आखिर वो कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? 29A B C D करके आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। और साथियों, बारी हमारी है कि अब हम आपको सौंप दें प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति यही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। और एक और नाम आप इतिहास में पढ़ेंगे, बख्तियार काकी, जो कि धार्मिक गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसकी नींव रखी पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया बख्तियार काकी की याद में। और यह है बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 7, अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर 30। हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिएगा कि भारत अभी 2 वर्ष के अस्थायी कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य चुना गया है। यह कौन सी बार इस बार सदस्य बना? ऑप्शन ए 4थी बार, 5वीं बार है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 6ठी बार और ऑप्शन डी 8वीं बार। कौन सी बार भारत जिम्मेदारी ले रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में? साथियों, जवाब दीजिएगा। जहां पाकिस्तान, चीन जैसे देश सोच रहे थे कि भारत को मौका ना मिले, परंतु भारत एकमात्र उम्मीदवार रहा, एशियाई प्रांत की ओर से विजय हुई। जवाब दीजिएगा कि कौन सी बार भारत चुना गया।
लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, बारी हमारी है। हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जी हां, 8वीं बार, 8वां कार्यकाल, 8वीं बार 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 2021-22 के लिए भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद हिंदी की वीडियोस जरूर आपको पहुंचाई जाएगी, लेकिन सप्ताह के बीच में जो करंट अफेयर्स जाएगा जून के चौथे महीने का, उसको देखना ना भूलें। अब हमें दीजिएगा अनुमति, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो आप यहाँ लिखते हैं नमस्ते, गुड बाय, उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ जो सीखना चाहते हैं, और मुझे यानी अमित तेवतिया को दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।